13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन खत्म 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब खत्म होने के बाद रेहाम खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। इस पीआईए की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी इसके अंदर चली जाएंगी या नहीं? देखें, मई के महीने के अंदर पीआई के अंदर एक सेग्रीगेशन हुई थी इनटू 2 कंपनी, स्प्लिट किया गया था। एक पीआई को होल्डिंग कंपनी और एक पीआई को सीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। होल्डिंग कंपनी बनाई गई थी पीआई के तमाम कर्जों को पार करने के लिए, क्योंकि एक क्लीन कंपनी आपने प्राइवेटाइजेशन के लिए सही है। और इस पीआईए की तबाही की बुनियादी वजह ये है कि हमने हमेशा वो जो शुजात साहब वाला जो एक स्टेटमेंट है ना कि मट्टी पाओ और आगे चलो, तो ये मट्टी पाव वाली वजह से आज ये कल आई वाज सो आई एम जस्ट गिविंग माय ओन ओपिनियन। कल मैं वहाँ पे जब गया तो उस यानी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनी जिसने एमिरेट्स को बनाया और उसकी बिडिंग के ऊपर ऐसा हु का आलम था उस हाल के अंदर। आई एम सॉरी टू से, आप प्लीज डोंट माइंड इट। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको कोई लेने के लिए यानी तैयार ही नहीं है। इतनी बेकार चीज़ है ये। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जो बात समझने वाली है वो शायद ये है कि जितना ज़्यादा वो लेवरेज ले सकते थे वो लेने के लिए चक्कर में थे। और ऑब्वियसली होता ये कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होती है। आपके पास देते जहां से आपके कागजों के ऊपर, ठीक है। एक 320, मैं बड़े 777 की बात नहीं कर रहा, एक A320 नया कोई 120-130 मिलियन डॉलर का आता है, जिसका मतलब यह है कि 30 अरब रुपए से 40 अरब रुपए के दरमियान में एक जहाज है नया। आप कहेंगे जी ठीक है मेरा पुराना है, तो मेरा पुराना जीरो पे तो नहीं है। एयरलाइन के अंदर आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ टू एयरक्राफ्ट रेशियो कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी जहाज के दरवाजे टू नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट रेशियो क्या हो सकते हैं, लेकिन कोई पैरामीटर नहीं है, बिकॉज आपके एयरलाइन के मॉडल पे डिपेंड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत इम्पॉर्टेंट इदारे के हवाले से, पीआईए के हवाले से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसकी बिडिंग जो है, निशकारी का अमल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू कर रखा है। और इस हवाले से कल इस्लामाबाद के अंदर एक निजी होटल में एक प्रोसेस भी हुआ और आपको मालूम होगा कि जो बिडर था उन्होंने 10 अरब रुपए की जो है ऑफ़र की, जबकि हुकूमत ने एक अपना एस्टिमेटेड जो अमाउंट रखी हुई है वो तकरीबन 85 अरब के करीब है। सो इससे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं पीआई से रिलेटेड वो आपके सामने आज हम पेश करेंगे। फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है हमारे साथ मौजूद है जनाब अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब। आप तर्जुमान हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के और तकरीबन 2 दहाइयाँ तो हो गई हैं कमो पेश आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रेशर है एज ए एम्प्लॉई किस इस पूरे प्रोसेस के तनाजुर में? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि देखें, नेचुरली ये बात हमें समझनी चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस गुज़श्ता को 15-20 साल के अंदर चली, उस तरह उसने चलना नहीं था ज़्यादा अर्सा। और ये निजकारी के ऊपर आना, ये मेरे ख्याल में 2012-13 से ये मनसूबा है। 12 के अंदर डली, 14 के अंदर फिर रिमूव हुई, 15 के अंदर फिर निजकारी के ऊपर आई, 16 के अंदर फिर रिमूव कर दी गई, 17 के अंदर फिर हुकूमत ने कोशिश करने की कोशिश की, फिर उनकी हुकूमत चेंज हो गई। नई हुकूमत ने आने के बाद फ़ौरन से पहले कहा कि नहीं जी सरकारी इदारों को निजकारी नहीं होनी चाहिए, इनको एक सॉवरेन वेल्थ फंड के अंदर डाल देना चाहिए। फिर एक पाकिस्तान में सरमाया पाकिस्तान के नाम से फंड क्रिएट हुआ, फिर पीआई उसके अंदर आई, फिर पीआई आईएमएफ हुकूमत आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर गई 2019 के अंदर, 18-19 के अंदर। फिर उनकी प्री कंडीशन के तौर पर पीआई जो है वो प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, अच्छा फिर नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि बड़े अरसे से ये प्रोसेस चलता हुआ जा रहा है। नेचुरली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है एज एन एविएशन एक्सपर्ट के पीआईए को प्राइवेट हैंड्स में जाना चाहिए और पीआई प्राइवेट हैंड में नेचुरली जाएगी।
कब जाएगी ये एक अपेरेंटली $1 मिलियन क्वेश्चन है, बिकॉज कल रात तो हम नहीं, समझ रहे कल थे कि कल नहीं हो सका। अब तो लग ऐसे रहा था कि कल सुबह उठेंगे तो ये जो है ना, नए मालिकान ये नए मालिकान बैठे होंगे वहां पे कुर्सियों के ऊपर। ये अमाउंट जो है, पहले तो ये मुझे बताएं कि कितने, 6 लोगों ने इनिशियली किया था? जब प्रोसेस शुरू हुआ था तो 8 कंपनियां इसके अंदर आई थी। ठीक है। ये 2 फेज प्रोसेस था। तो पहले प्रोसेस के अंदर 6 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनको सही। एसओपी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, जिनकी क्वालिफिकेशंस देख के, उनके क्रेडेंशियल्स देख के निजकारी कमीशन, उनमें से कितने एयरलाइन के साथ मुंसलिक थे? अच्छा, पाकिस्तान की तकरीबन सारी एयरलाइनों ने ना इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अच्छा। ये सुबह भी मेरे से किसी ने ये बात पूछी कि जी इस प्रोसेस के अंदर एयरलाइनें क्यों नहीं आई, तो लोग शायद इस बात को जानते नहीं कि जो 6 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई, पहले तो आप कह रहे हैं ना कि जो 8 कंपनियां थी, 8 कंपनियों के अंदर जो 2 कंपनियां नहीं हुई, उनमें से एक जेरीज भी था। और जेरीज अच्छा। जो है वो आप देखते हैं कि एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग उनके पास है, ट्रैवल सर्विसेज के अंदर बहुत बड़ा नहीं, नाम बड़ी है। कंपनी है, बड़ी वो तो, कंपनी है, और ठीक है। इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, उनका एविएशन उनको पैसे भी हैं। पैसे भी हैं। वो नहीं शॉर्टलिस्ट हुए। अच्छा जी, 6 कंपनियां आई। 6 कंपनियों के अंदर एयर ब्लू और फ्लाईजना तो एज अ डायरेक्ट इंटरेस्टेड थे, ठीक है। 6 अच्छा। कंपनियों में एयर ब्लू और फ्लाईजना थे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो जो पाक एथेनॉल कंसोर्शियम था, पाक एथेनॉल कंसोर्शियम के अंदर एयर सियाल, सरीन एयर अच्छा। और मलेशियन एयर एशिया, जो मलेशियन एयरलाइन है, एयर एशिया कैपिटल, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो पाकिस्तान की तो कमोबेश जितनी एयरलाइनें हैं वो सारी इस प्रोसेस के अंदर शामिल हुई और उन्होंने डेटा का एक्सेस हासिल किया, और वो डेटा जो सेंसिटिव डेटा था उन्होंने हासिल भी किया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो कहने का मकसद ये है कि एयरलाइनें तो थी, बाहर की कोई नहीं थी मां सिवाय फ्लाईजना में, क्योंकि उनका 50% स्टेक या 50 से थोड़ा सा कम परसेंट स्टेक एयर अरेबिया के पास है, जो कि गल्फ की एयरलाइन। अच्छा। बाकी अदर देन दैट दे वर ऑल द एयरलाइंस हु पार्टिसिपेटेड। व्हाई दे डिड नॉट सबमिट द फाइनल बिड? ऐसे देखें अगेन, अब ये तो एक वो क्वेश्चन है जिसका क्योंकि उस डब्बे के अंदर, मुझे कल वो हमारे दोस्त, आपको पता ही है, कल सारे वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, तो वो कहते हैं जी आप जाके ना एक तस्वीर इसकी बना ले। मैंने कहा यार तस्वीर एक वहाँ पे इन्वेलप जो है वो बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, पड़े रहने दें उस बेचारे को, खुल ही जाएगा किसी वक्त। देखें हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो भी बिजनेसमैन होता है, दे आर देयर टू मेक मनी, उनका प्योरली कमर्शियल इंटरेस्ट होता है। और जो इतनी बड़ी कंपनियां, जितने बड़े ग्रुप्स इस पूरे प्रोसेस के अंदर आए थे, वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, तो जहां पे उनको पैसा नजर आता है वहां पे तो नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना अब्दुल्ला भाई के इनिशियली दे हैव शोड देयर इंटरेस्ट, वजह क्या हुई है कि वो फिर यानी जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं वो लोग गायब हो गए, और एक अपेरेंटली तो वो अभी रियल एस्टेट के साथ हैं और मीडिया के अंदर हैं, बाकी तो हमें नहीं पता कि उनके क्या कारोबार हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया। देखिए 2 बातें इसके अंदर, एक तो ये कि ऑब्वियसली हमें इस बात समझनी चाहिए कि एक कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। आप एक प्रोसेस के अंदर आएँ और आके आप टॉप टू बॉटम उसकी तमाम क्रेडेंशियल्स को जान लें, उसकी स्ट्रेंथ्स को जान लें, उसके पिछले 10-15 साल के डेटे को जान लें, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन दूसरी बात ये हमें समझनी चाहिए कि इनमें से 2-3 ग्रुप ऐसे थे जो कि बहुत सीरियस थे, और उनकी सीरियसनेस बहुत नजर आती थी, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर वो ग्रुप्स पीआई के अंदर बहुत फ्रीली आते थे। एयर ब्लू और नहीं, दूसरे जो थे जिस तरह वाईबीजी वाले थे, आरिफ हबीब कंसोर्शियम था, ठीक है, एयर ब्लू वाले थे, ये बहुत निटी ग्रिटी के अंदर घुसे। इन्होंने बहुत जो बिल्कुल माइन्यूट लेवल की चीजें ना उसके ऊपर भी वो गए। उन्होंने इन्वेंट्री, स्पेयर्स की इन्वेंट्री, रूट्स के ऊपर क्या स्ट्रेंथ है, हर चीज के अंदर दे वर देयर। सो कल बल्कि 2 दिन पहले जब ये पता लगा कि सिर्फ एक ने बिड सबमिट कराया, तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस इवन कि वो लोग जो कि हमें तो बहुत ज्यादा नजर आते उनसे हुआ या कुछ नहीं। ये पूरा प्रोसेस देखें, हमें समझना चाहिए निजकारी कमीशन हैंडल कर रहा है, तो कांटेक्ट टेक्निकली वो उनके मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो आप लोग हमें तो जो कहा जाता था कि जी ये चीज उनको दे दें, ये चीज उनको बता दें, या फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय की सैलरियां, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कोई अच्छी बात है या बुरी बात है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एवरीथिंग वाज शेयर्ड विद हिम इन द सेंस के ये चीजें उन्होंने ली और इंटरेस्ट शो करता था। सारा कुछ खोल के रख दिया। देखिए वो इंटरेस्ट करना था, आप एक ट्रांसपेरेंसी आपको करनी थी, रखनी थी, क्योंकि एक और वैसे भी सरकारी इदारों के अंदर चलें, बहरहाल ये है कि मतलब एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेने के बावजूद भी अब वो क्या कर लेंगे, इस सारी दुनिया को बताया कि पीआईए की जो है ओवरऑल एक ये इस लेवल तक तो नहीं है कि क्वालिफिकेशन किसी एम्प्लॉई की, उसकी जो कैपेसिटी ऑफ वर्किंग है, उसकी प्रोफिशिएंसी है फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स इफ ही इज सर्विंग इन देयर, तो यानी डू यू थिंक कि ये किसी खास वजह से ये लोग नहीं आए?
देखिए इसका जवाब क्वाइट फ्रैंकली वही बेहतर दे सकते हैं। शायद वो समझते हैं कि हालात कंड्यूसिव नहीं है, शायद वो ये समझते थे कि थोड़ा सा और प्रेशर गवर्नमेंट पर डाल के शायद वो थोड़ी सी और लेवरेज ले सकें। अब जो भी आपके जहन में आइडिया है वो ऑफर ही नहीं की ना, लेवरेज तब होती है ना जैसे आप देखिए मे बी दे वर थिंकिंग कि ये प्रोसेस डिले होगा और मे बी ये प्रोसेस थोड़ा सा और आगे जाएगा। यही सिचुएशन कमोबेश 27 सितंबर को भी तो आई थी। हाँ। जब 1 अक्टूबर जो थी वो इस प्रोसेस की डेट थी, तो 27 को जब नहीं आए तो उन्होंने प्रोसेस एक्सटेंड कर दिया। यही सूरत हाल जुलाई के अंदर आई थी कि मेरे ख्याल में 13 जुलाई थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि 13 जुलाई को बिड खुलनी थी, लेकिन उसके 3-4 दिन पहले पता लग गया हुकूमत को, निजकारी कमीशन को, कि ये लोग अभी नहीं चाहते, तो 3 महीने वक्त एक्सटेंड किया। मे बी देखें अगेन वही बात है, जितने मुंह उतनी बातें, जितना वो अपना जवाब शायद ज्यादा बेहतर तौर पे इस चीज पे दे सकें, लेकिन हो सकता है कि दे वांटेड कि थोड़ा सा और इस प्रोसेस। चलें अब आप आ जाते हैं 10 बिलियन पे। 10 बिलियन डू यू थिंक कि 85 अरब और 10 अरब के अंदर तो तकरीबन ये कोई 15% बनता है जो हुकूमत चाहती है कि हमें मिलने चाहिए। देखें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत एक कंपेटिटिव प्राइस लगाई। किस लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी आप कंपनी उठाते हैं, यानी आप कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस आप उठाने लगे, तो आप बिजनेस की वैल्यू किधर से कंसिडर करते हैं? नंबर 1 उसके एसेट्स, उसकी किताब पे कितने पैसे हैं, असासे क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, बिजनेस क्या है, वसूलियाँ कहाँ से होनी है, कौन सी जगहों के ऊपर किस चीज़ की क्या मालियत है, उन चीज़ों के ऊपर लगाते हैं। फिर आप उसके अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर आते हैं, और तीसरा उसके ब्रांड नेम के ऊपर आते हैं। ब्रांड नेम की एक अपनी इक्विटी होती है, यानी हम कहते हैं ना कि दुनिया में कोको कोला सबसे बड़ा ब्रांड है, कि जी अगर वो सिर्फ फार्मूला किसी को दे दे तो वो $100 बिलियन का बिक जाएगा। कंपनी असासों की दूर की बात है। तो पीआईए अगर उस हिसाब से देखें तो उसकी वर्थ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा नोन कंपनियों में है, पाकिस्तान का टॉप 2 और 2nd या 3rd नंबर का वो ब्रांड है। हमारा हमेशा पीएसओ और हबीब बैंक के साथ मुकाबला हो रहा होता है टॉप 3 ब्रांड्स के अंदर। सो कहने का मकसद ये, और प्लस अर्निंग पोटेंशियल के जी 300 अरब साल का ये कमाती है। मैं आपकी आखिरी जो 2 बातें हैं ना, वो सबसे पहले लूंगा। एक ब्रांड नेम एंड देन द अर्निंग कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल। मुझे ये बता दें कि इस वक्त टोटल एसेट्स जो हैं, एक तो ये है कि लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि इस पीआईए की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो सारी इसके अंदर चली जाएंगी या नहीं? देखें मई के महीने के अंदर पीआईए के अंदर एक सेग्रीगेशन हुई थी, इनटू 2 कंपनी स्प्लिट किया गया था। एक पीआईए को होल्डिंग कंपनी और एक पीआईए को सीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। होल्डिंग कंपनी बनाई गई थी पीआईए के तमाम कर्जों को पार करने के लिए, क्योंकि एक क्लीन कंपनी आपने प्राइवेटाइजेशन के लिए सही है। कोई भी इदारा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कोई 150-200 अरब के असासे हों, और उसकी किताब पे 800 अरब या 850 अरब के कर्जे हों, वो कोई भी नहीं उठाएगा। इतना तो कोई भी नहीं होता। तो एक कंपनी को क्लीन किया गया, और क्लीन करने के बाद कुछ 650 अरब के करीब कर्जे उठा के वहां पे पार किए गए। ठीक है। और पीआईए के ज्यादातर एसेट्स भी उस कंपनी के अंदर पार किए गए। सही है। ज्यादातर एसेट्स का मुराद ये है कि आपकी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज, आपके होटल जो कि बहुत मशहूर हैं, सबसे बड़े वाले होटल के बारे में जो है मैं भी कंसर्न, अमेरिका और पेरिस वाले। हाँ, अमेरिका वाला जो है रूजवेल्ट और पेरिस में स्काई। ये ठीक है। तो इन होटल दोनों की वैसे प्राइस क्या होगी? एक एस्टिमेटेड आज के दौर के दौरान अगर हम, अच्छा अगेन थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझने की बात है। एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है एक्चुअल वैल्यू। बुक वैल्यू के ऊपर तो मेरे ख्याल में रूजवेल्ट होटल शुड बी अराउंड $700 to $800 million। अच्छा। अब बुक वैल्यू के अंदर डिप्रिसिएशन अभी मैंने नहीं डाली, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन डलती है हर साल एसेट की वैल्यू, और फिर किताब पे कम होती है, हर 3 से 4 साल दोबारा रीवैल्यू होकर दोबारा होती है। तो $700-800 million का वो है। और जो स्क्राइब है मेरे ख्याल में वो भी कुछ $450-500 million का है, जो कि किताब के ऊपर है। एक्चुअल वैल्यू ऑब्वियसली होती है जब आप उसको पेश करें खरीदारी को। एक्चुअल वैल्यू में स्क्राइब ज्यादा महंगा होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्यों? क्योंकि रूजवेल्ट अब तकरीबन 100 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई है। 1923-24 के अंदर वो मेरे ख्याल में बननी शुरू हुई थी, 30 के अंदर कमीशन हुई थी। उसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। नंबर 1 थोड़ी रेनोवेशन मांगती है, कुछ $100-150 million की। नंबर 2 ये कि अब वो लोग जो कि न्यूयॉर्क गए हैं उन्होंने जाके देखा होगा कि उस बिल्डिंग की सबसे अमेजिंग बात उसकी लोकेशन, कि वो लोकेटेड बहुत आला जगह लेकिन वो 14 मंजिल है, और न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड में वो बहुत एक बोनी बिल्डिंग है। यानी आप अगर देखें तो उसके साथ जितनी बाकी जगह हैं वो सारी को 50-60 मंजिला बिल्डिंग, बिकॉज़ दे वर कंस्ट्रक्टेड लेटर ऑन। तो टेक्निकली तो उसके ऊपर ये बार बार जो पीआईए ने इसके ऊपर कंसल्टेंट्स को रखा, अब हुकूमत भी उस पर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखा है, तो वो बार बार इसको कहते हैं कि आप इस बिल्डिंग को गिराएं, इस लोकेशन का फायदा उठाएं, और आप एक नई बिल्डिंग बनाएं, कुछ 40-45 स्टोरी।
हाँ। उस 40-45 स्टोरी के अंदर आपको इतना ही बड़ा होटल भी निकल आएगा, सही बात। साथ आपके कॉन्डोज एंड अपार्टमेंट्स भी निकलेंगे, आपको ऑफिस ब्लॉक भी निकलेगा और फ्रंट स्टोर्स भी निकलेंगे, ये जो कि बड़े हाई एंड स्टोर अभी भी हमारे होटल के अंदर है। तो टेक्निकली मेरे ख्याल में अगले 2 या 3 साल के अंदर गवर्नमेंट ने ये काम करना है कि वो And I think they should go for the proposal जो अभी आप बता रहे हैं कि इसको गिरा के आप नई बिल्डिंग तैयार करें, उसको अगर बना के बेचेंगे अगर आप, तो उससे काफी ज्यादा पाकिस्तान उसका को एक सेफ एस्टिमेट ये है कि दैट बिल्डिंग माइट गो अप टू $2.2 बिलियन अगर आप वो बिल्डिंग बना लें, ठीक है, तो आपका एसेट बहुत ज्यादा उसकी वैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अब ये जो बिडिंग हो रही है, इसमें कितनी प्रॉपर्टी जो है वो चली जाएंगी बिडर को? इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज थी मेरे ख्याल में, जो हमारा इस्लामाबाद वाला ऑफिस था, 2 और हमारे ऑफिसेस थे, चंद की प्रॉपर्टीज थी जो कि इसके अंदर शामिल थी। उनकी वैल्यू बाय द वे बिड वैल्यू से शायद ज्यादा हो, लेकिन कहने का मकसद उसके ऊपर ये है कि अगर हम दोबारा आपके उस क्वेश्चन के ऊपर वापस आए ना, नहीं पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये जो 10 अरब है, इससे उस प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है? किसकी? जो उनको दी जा रही है ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि लेट अस से कि हमारे 18 जहाज भी इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो जहाज इनको एक जहाज जुम्मे में मिल जाएंगे जिसको कहते हैं। देखिए, इसीलिए ये बात कल से खबरों में है ना, क्योंकि वो कुछ सही नहीं वैल्यू या बिड थी, इन द सेंस के आपके पास 33 जहाज हैं आपके कागजों के ऊपर, ठीक है। एक 320, मैं बड़े 777 की बात नहीं कर रहा, एक A320 नया को $120-130 मिलियन का आता है, जिसका मतलब ये है कि 30 अरब रुपए से 40 अरब रुपए के दरमियान में एक जहाज है नया। आप कहेंगे जी ठीक है मेरा पुराना है, तो मेरा पुराना 0 पे तो नहीं है, ऑफ कोर्स, सही है। 33 जहाज, आप 25% उसका लगा दें, 25% भी 8-9 आप, मैं कहता हूँ सर आप 15% लगा लें, आप 15% टोटल वैल्यू का लगाए ना, जो टोटल 33 जहाज आपके, और वो लोग जो आपके भी रीडर्स हैं, मैं वैसे सिर्फ उनको इंटरेस्ट के लिए कहता हूँ, जाएं जाके 777 की प्राइस मालूम करें, मैरिज में। हाँ, 12 हैं हमारे पास, तो पुराने जहाज की भी अगर एक प्राइस हो तो शायद मेरे ख्याल में खुद आपको पता लग जाएगा कि क्या वो बिड सही थी या वो सही नहीं। जहाजों की कितनी कीमत होगी जो इस वक्त ऑपरेशनल है? देखें, जहाजों की कीमत मेरे ख्याल जो किताब के अंदर लगी हुई है वो 50 से 55 अरब, अगेन बुक वैल्यू है जिसपे डिप्रिसिएशन डली हुई है। यानी अगर मैं और आप एक गाड़ी खरीदें, लेट्स सपोज एक कंपनी के नाम, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो एक एस्टिमेट बनाया है वो तो एक यानी फैक्चुअल बेस्ड बनाया है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट 85 अरब किस तरह लेके आई? टोटल किताब के ऊपर इस टाइम पे एसेट है कोई 165 अरब का, ठीक है, जो बुक के ऊपर है, जो पीआई की बैलेंस शीट के ऊपर है। बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप 60% शेयर दे रहे थे, सही, तो 60% ऑफ 165 लगाएं तो मेरे ख्याल में आपको बड़ा अच्छा इसके ऊपर आइडिया होना चाहिए, कोई 90-92-93 अरब रुपए बनते। ठीक है 93 अरब के ऊपर हुकूमत ने थोड़ी उसको अट्रैक्टिव करने के लिए उसकी मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस 85 अरब रखी, ठीक, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फेयर और अट्रैक्टिव प्राइस। ठीक, यानी अभी कल से मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ जगहों के ऊपर कुछ पर्सनालिटीज ने बयान दिया कि नहीं, ये 85 अरब भी ज्यादा है। अगर आप किताब पढ़ लें तो आप आइडिया करेंगे कि ये 85 अरब कम है, अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा आपने कम रखा, ठीक, प्रिज्यूमिंग कि लोग इससे तो ऊपर ही लगाएंगे ना। यानी एक मैं आपको 100 रुपए टेबल पे रखा और मैं कहूँ इसके मैं 60 रुपए दूंगा, तो 60 रुपए कितने के लोगे? तो 60 के तो लोग हैं ना, क्योंकि उसकी वैल्यू बाहर तो 60 रुपए, उससे कम तो नहीं होगा, उससे कम तो नहीं होगा, क्योंकि बिडिंग की जो प्राइस फिक्स हुई है उससे आगे बोली फिर जाएगी ना। तो बोली का तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना, ऐसा ही है दुनिया के अंदर। बात ये है कि किताब की वैल्यू है 60। अब आप मुझे ब्रांड अर्निंग कैपेसिटी जो हमने शुरू में बात की थी उसकी ऊपर अब आप मुझे बताएंगे। अब्दुल्ला साहब, एक और चीज मेरे जहन से कहीं निकल ना जाए, मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो रूट्स हैं, अगर मैं आज जाऊं जाके एक लाइसेंस लूं किसी रूट का, लेट्स से कि लंदन में जाता हूं, हीथ्रो एयरपोर्ट का लेता हूं, या यूरोप के बाकी मुल्कों में या मिडिल ईस्ट के अंदर, वो कितनी लाइसेंसिंग फी कितनी होगी उसकी? देखें, इस टाइम पे लंदन हीथ्रो की बात अगर आपको रूट नहीं मिले, लंदन हीथ्रो के स्लॉट्स अवेलेबल, एंड PIA has got it. Yeah, it's got 10. अगर आप, और जितनी हमारी पैसेंजर यानी वहां से होती है, नहीं, पैसेंजर को भी साइड पे रखें। देखें, मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अगर आपने जाके हीथ्रो पे रूट आपने स्लॉट लेनी है, आपको नहीं मिलेगी। हाँ, स्टैनस्टेड में मिल जाएगी, लूटन में मिल जाएगी, वो जो शहर से बाहर है, हीथ्रो पे नहीं मिलेगी। ऐसा ही हीथ्रो की स्लॉट्स की खाली वर्थ जो है ना, जो वैल्यूएशन अगर आप लगाएं तो $100 मिलियन है, सिर्फ 10 स्लॉट्स, यानी $10 मिलियन पर स्लॉट। तो 30 अरब के तो सिर्फ ये रूट है, और ये अभी आपकी कागज में नहीं है। देखिए, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। कितने रूट्स हैं हमारे पास? मैं सिर्फ अभी हीथ्रो की बात कर, हमारे पास तो सिर्फ देखें, JFK के ऊपर है, टोरंटो के ऊपर है, लंदन हीथ्रो के ऊपर है, चार्ल्स डिगाल पेरिस के ऊपर है, बार्सिलोना के अंदर है, मिलान में है, ऑस्लो में है, कोपेनहेगन में है, रोम में है, इस्तांबुल के ऊपर है, मेन अतातुर्क के ऊपर हमारे पास। ये तो हो गया यूरोप।
अभी आप आए 10 यूरोप चाइना के ऊपर आई, जितनी फ्लाइटें आप लगाएं कोई मसला नहीं है। हमारे पुराने चूंकि 60s के जमाने से हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही, तो हम वहां पे लगा सकते हैं। बाकी पाकिस्तानी एयरलाइनों को वहां पे परेशानी है। कोलमपुर हमारे पास है, हमारे पास नरीता के स्लॉट्स अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज नहीं कर रहे। ये टोक्यो की बात जी। गल्फ मिडिल ईस्ट तो सारा है, चले गल्फ मिडिल ईस्ट की बात नहीं करते, ओपन स्काई है, वहां पे कोई भी एयरलाइन अपनी कैपेसिटी डिप्लॉय कर सकती है। लेकिन ये बड़े प्राइस पैसा तो जनरेट होता है ना, पैसा जनरेशन एक और बात कितने वहां पे जो है वो दे ट्रैवल एवरी डे। मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूँ सिर्फ रूट्स एंड स्लॉट्स की। होता उसकी अगर हम कास्ट अगर हम निकालें तो कितनी बनेगी? बहुत ज्यादा बनेगी। मैं अगर उसकी वो तो शायद 100 बिलियन के स्लॉट्स या रूट्स हो जाएंगे। लेकिन मैं अगेन बात करूं, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखें जब ये सॉरी आपको जो है ना वो कर रहा हूं मैं इंटरप्ट, कि HBL जब हुआ ना प्राइवेटाइज हुआ था, तो वो तकरीबन 21 बिलियन के में गवर्नमेंट ने जो है ना 51% उसके शेयर्स बेचे थे। उस वक़्त भी जो इंटरनेशनल हमारे पास ब्रांचेस थी HBL की, यानी हबीब बैंक की, उसके लाइसेंसिंग की कीमत उससे कई गुना ज़्यादा थी। यानी बाहर जाके आप कोई बैंक स्टैब्लिश करें इंटरनेशनल किसी जगह पे, किसी भी मुल्क में, वहाँ से जो आपको लाइसेंस लेना होता है उसके ऊपर इतना और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी आई मीडिया के अंदर, सारा कुछ। तो ये तो फिर देखें ना, एक ऐसा प्राइम किस्म की हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इसको खुद तबाह कर दिया। वो एक सेपरेट इशू है। एम्प्लॉइज़ का बहुत ज़्यादा यानी आप खुद चूँकि यू पार्ट ऑफ इट, तो मैंने सबसे पहले यही आपसे सवाल ये किया कि हाउ यू फील अबाउट इट दैट एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बेचा जा रहा है। तो कितने एम्प्लॉइज़ हैं हमारे पास? अच्छा, इस टाइम पे जो करंट स्ट्रेंथ है हमारी वो तकरीबन 7,135 के दे आर रेगुलर, जो रेगुलर है, और तकरीबन कुछ 2400 कोई डेली वेजेस या सब कॉन्ट्रैक्ट को आप एम्प्लॉइज बोलते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन मेरे से जिस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, मैं उसका जवाब आपके बगैर पूछे में दे देता हूं। वो ये है कि फॉर डेकेड्स इट वाज कंसिडर्ड कि पीआई एक बहुत ज्यादा ओवरस्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल इंडक्टीज की बात होती है, जहां सच है वहां पे सच था, नहीं था या है? था इसलिए, हाँ जी, बिकॉज आपके पास जब 18, 20,000, 21,000 एम्प्लॉय थे तो ज्यादा थे, ठीक है, जिसके ऊपर आप आगे हैं, ये फेयर है। आप अगर अगले 200 का जहाज कितने उड़ते थे? जहाज हमारे जो है ना वही 40-45 ही रहे ना। हाँ। यानी मैं अपने शुरू के दिनों की बात, लेकिन आज कितने हैं? आज भी 33 जहाज तो अभी भी आपके पास है। वो उड़ते जो हैं वो 23 हैं। उड़ते आप अभी रूट डालते रहे तो जहाज तो उड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब बात ये कि टेक्निकली देयर साउंड, देयर ओके। देखें, एक जहाज मेंटेनेंस के अंदर है, जहाज मेंटेनेंस से बाहर आप लेके आ सकते हैं। किसी जहाज का इंजन नहीं, आप इंजन डाले जहाज चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो जहाज मेंटेनेंस के अंदर है, जो आपने स्टोरेज के अंदर रखे हुए, वो तो आप कभी भी वापस लेके आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद। तो क्वेश्चन है कि आप अगर कहते हैं लेट्स सपोज यूरोप अभी आपका खुल जाता है, जो एक बड़ा आजकल इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ है कि जी यूरोप माइट ओपन इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। अच्छा, यूरोप खुल जाता है, 10 फ्लाइटें आपकी हीथ्रो पे दोबारा जाती हैं, 9 फ्लाइटें मैनचेस्टर जाती हैं, 4 बर्मिंघम जाती हैं, जो हमारा 2019-20 का रूट था, हमारा जो सेक्टर था। तो 23 फ्लाइटें वो होती हैं, 5 फ्लाइटें यूरोप की डलती हैं। ये 4 जहाजों की आपको जरूरत पड़ेगी, 4 जहाज वापस आ जाएंगे, बिकॉज वो अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर ना, जब आपको पता है कि मुझे इधर से 70-80 अरब रुपया मिलना है, तो आप वही उसमें से एक फ्रैक्शन आप जहाजों के ऊपर लगाएंगे, जहाज बिल का वापस आ जाएगा। जितना नेटवर्क इस टाइम बंद क्यों हुआ था वो तो आपको सारा पता है। वो 2020 की कंट्रोवर्सी पायलट लाइसेंस से मुतालिक। मुझे ये बताएं कि वजीर साहब को इंफॉर्मेशन किसने दी कि नेशनल असेंबली में खड़े होके आप ये देखें? वजीर जो होता है उसको ब्यूरोक्रेसी चलाती है, पीआईए डायरेक्टली नहीं, जाहिर है कि सेक्रेटरी होता है जो कि एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता है किसी मिनिस्ट्री का। उनको किसी ने ब्रीफ किया होगा ना कि आप जाके ये कह दें ओपनली कि 250 पायलट जो है हमारे पास वो सारा जाली है। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन उसमें यानी कोई भी एक बाशऊर शख्स जो है उस जहाज में, आप उसको अगर पैसे भी देंगे तो वो नहीं जाके बैठेगा। वही माई लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लाइंग। देखें, इन ऑल फेयरनेस टू हिम एंड टू एवरीवन एल्स, मेरे ख्याल में ना ये तरह उनसे भी ज़्यादा बड़ी बात है इसके अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली आई वुड नॉट लाइक टू डिवल्ज, बिकॉज वो से एक और कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वो क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी? वो मैं इन द सेंस कि कहाँ था, किधर से लिस्ट आई, क्यों दी गई, क्या रीजन था उसका पढ़ने का। तो उनके ऑब्वियसली उनके साथ वालों ने दी होगी, खुद तो नहीं उन्होंने बनाई होगी ना। लेकिन हमें समझने की बात ये कि मेरे ख्याल में शायद ये फैसला उनका अकेले का नहीं, ये चीज मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसके पीछे कोई मैसेज था, ये कैबिनेट वजह थी। नहीं, देखें, ये डिस्कशन या वो जो जहाज हादसे की रिपोर्ट थी वो कैबिनेट में पेश हुई थी।
और कैबिनेट के अंदर कुछ फैसले हुए थे, तो कैबिनेट के अंदर वो अकेले तो नहीं थे। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कैबिनेट ने, यानी इट मींस के कैबिनेट मींस द कैप्टन ऑफ द टीम, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो सब ने ये फैसला किया कि जी हम ये जाके स्टेटमेंट आप दे दें कि हमारे सारे पायलट जो हैं वो सारे के सारे जाली डिग्रियों वाले हैं। देखें, वो तो बाद में आपने देखा, कोई फिटर है, कोई कौन है, कोई मतलब वो पायलट है ही नहीं। देखें, उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम इस चीज के ऊपर हुए और द कैप्टन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द टीम, उसके ऊपर से भी लोगों ने ये सवाल किए थे। तो उन्होंने ये कहा था, और मैं सिर्फ उनको कोट इसलिए करता हूँ बिकॉज दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी बात ये थी कि एक ऐसी चीज हुई थी और अगर आप इसको ना डाइवर्ज करते तो आप पकड़े जाते हो, अगर आप पकड़े जाते तो फिर और ज्यादा मसला होता है। एटलीस्ट हमने अपना घर खुद साफ किया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट बेहतर हो सकती थी। ये आपको वो टीवी प्रोग्राम मिल जाएगा जिसके ऊपर ये बात नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वाकई में जाली लोग थे? देखें, कुछ चैलेंजेस थे, जेन्युइनली थे। चैलेंजेस का मतलब नहीं, ये है लेकिन उसका नंबर इतना ज्यादा नहीं, था। नंबर उतना नहीं, और एड में उतना नंबर निकला नहीं। कितने थे? बात सिर्फ ये है, मेरे ख्याल में टोटल 28 या 30 थे जो कि टोटल निकले, और वो भी वो जिनके टेस्ट की तारीखें सही नहीं थी। यानी आपको पूरा नहीं, डिग्री जो है, जो ट्रेनिंग जो उन्होंने की आपको ये समझना चाहिए। देखिए, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा और जाए, क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली सिविल एविएशन का टॉपिक है, लेकिन मैं चलो थोड़ा सा अपनी जो मेरी महदूद इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, देखे ना, उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली पीआईए के ऊपर आया, जिसकी वजह से पीआईए की रेवेन्यूज, पीआईए का नेम, उसका फ्लैगशिप कैरियर जो है उसको डैमेज हुआ ना, और वो मुल्क को डैमेज हुआ। ये कोई मतलब इट्स नॉट समथिंग वेरी सिंपल, इट्स वेरी सीरियस एंड नोबडी वाज टेकन टू द टास्क। मैं इसके ऊपर बड़ी कोई डिस्पैशनेट बात करता हूँ। डिस्पैशनेट इसलिए बिकॉज फिगर्स के ऊपर बात करते हैं विदाउट maligning anyone or blaming anyone। बात ये है, नुकसान थोड़ा नहीं हुआ। नुकसान अभी नेशनल असेंबली के अंदर मेरे ख्याल कुछ अर्सा पहले फिगर्स वजारत हवाबाजी ने सबमिट कराए थे, तो मेरे ख्याल में कुछ 200 अरब का नुकसान तो अभी तक हो चुका है। 200 अरब का? 3 साल में 3 साल में 200 अरब का 2023 तक के नंबर से, ठीक है। अब ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस आए ना, समझने की बात, बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ दिस बैन, वो बैन उसके स्टेटमेंट के बाद ही आया ना। एक और चीज समझने वाली है कि ये बैन इकलौता सिर्फ पीआई पे नहीं है, ये पाकिस्तान पे, तो जरा थोड़ा सा टेम्पो और ऊपर करें। यानी इस टाइम पे कोई एयरलाइन, कोई जहाज जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो यूरोपियन और अमेरिकी एयरस्पेस, अमेरिकी एयरपोर्ट पे नहीं जा सकता, ठीक है, अदर देन पीआईए, एनी एयरक्राफ्ट दैट इज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, अदर देन एयरलाइन। आप कहें कि कोई भी जहाज जो कि अंडर सुपरवाइजरी एंड इनसाइट ऑफ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी आती है, वो नहीं जा सकता। इसलिए सिविल एविएशन इसको रिवोक कराने के लिए, या अनवोक कराने के लिए वो इकदाम ले रहा है, और रियासत की टीमें आ रही हैं, और गुज़िश्ता 3 साल से इंगेजमेंट है, और उनके कंसर्न्स होते हैं, वो ठीक होते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, फिर ठीक किए जाते हैं, और वो टेस्टिंग का अब्दुल्ला साहब, मुझे सिर्फ एक एज एन एंड, चले आप नहीं हैं पीआईए मिसाल के तौर पर, बट यू आर पाकिस्तानी, मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा पाकिस्तान को 200 अरब का अगर कोई टीका लगाता है, सारा दिन हम तो वैसे चूंकि हम खुद जर्नलिस्ट हैं तो सियासत पे ही बातें हो रही होती हैं, उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने कहा, सारा दिन स्टेटमेंट्स के ऊपर सारे टीवी चैनल्स के शाम को प्रोग्राम्स होते हैं। मुझे ये बताएं कि जब हम इतनी बड़ी रकम जो है उनके मुजरिमों को अगर हम नहीं पकड़ते, तो क्या ये हम खुद जुर्म नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं? देखें सर, उसके बाद टेक्निकली 2 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी हैं, सही है। अगर किसी ने एक्शन लेना ले, किसको अगर आपने इसके अंदर फर्दर प्रूव करना है, किया जाना चाहिए, बिल्कुल करें। बट देन अगेन मेरे ख्याल में शायद ये एक, और इस पीआईए की तबाही की बुनियादी वजह ये है कि हमने हमेशा वो जो शुजात साहब वाला जो एक स्टेटमेंट है ना कि मट्टी पाओ और आगे चलो, तो ये मट्टी पाव वाली वजह से आज ये, कल आई वाज सो, आई एम जस्ट गिविंग माय ओन ओपिनियन, कल मैं वहाँ पे जब गया तो उस, यानी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनी जिसने एमिरेट्स को बनाया, और उसकी बिडिंग के ऊपर ऐसा हु का आलम था उस हाल के अंदर। आई एम सॉरी टू से, आप प्लीज डोंट माइंड इट, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कोई, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको कोई लेने के लिए यानी तैयार ही नहीं है, इतनी बेकार चीज है ये। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जो बात समझने वाली है वो शायद ये है कि जितना ज्यादा वो लेवरेज ले सकते थे वो लेने के लिए चक्कर में, और ऑब्वियसली होता ये कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होती, लेकिन उसकी ओनरशिप लोग लेते नहीं, या वो जो ओनर्स हैं वो इन रियलिटी नहीं लेते। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कंपनी हो,
तो क्या आप अपनी कंपनी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्या अगर आपका अपना बिजनेस हो तो क्या आप उस बिजनेस के मुतल्लिक ये बात करेंगे कि जी ये तो करप्शन का गढ़ है और ये तो फलानी ने ये कर दिया और फलानी ने कर दिया? कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे सेंसेशनलिज्म के लिए या टीवी के टिकर वैल्यू के ऊपर आप बहुत सारी बातें इस इदारे के मुतालिक कर रहे होते हैं। वो लोग जो कि उस जगह के ऊपर है, जो कि ओनरशिप प्रोफाइल के अंदर आते हैं ना पीआई के, यानी मैं और आप अपनी बात नहीं करें, हम तो हमारी तो नॉर्मल, हम कॉमन लोग हैं, हम जो मर्जी बात करें, लेकिन वो लोग जो कि इस इदारे की ओनरशिप प्रोफाइल के इसी वजह से आई थिंक कि ये इतनी सख्ती से बैन फिर उसको इम्प्लीमेंट किया देखिए, उन्होंने तो लिख के भी यही भेजा ना कि जी हम तो अपनी बात नहीं करते, आपके फलानी जगह के ऊपर फलाने साहब ने ये बात बोली जिनको हम एक बहुत ज्यादा क्रेडिबल इंसान समझते हैं, जिसकी वजह से हमें एप्रीहेंशन होगी। जो उनका खत था मेरे ख्याल में 27 जुलाई 2020 का, मुझे उसकी डेट एग्जैक्टली याद है, बिकॉज वो हमारे पे तो एक बम बन के गिरा था ना जो खत दर्शाया। तो कहने का मकसद ये है, उसकी लैंग्वेज भी एग्जैक्टली यही कहती थी। कहने का मकसद ये है कि देखें उस वक्त एमडी कौन थे? एमडी हमारे थे अरशद मलिक साहब। अरशद मलिक साहब थे। हाँ, और वो हमें जब खत मिला तो हम देखें, वो जब पूरे अरशद मलिक साहब का उसके अंदर कितना रोल था ये जब उन्होंने स्टेटमेंट दी? कोई रोल नहीं था। इसलिए नहीं था बिकॉज ये सारे के सारा तो फिर वो फिगर लिए कहाँ से उन्होंने? सिविल एविएशन से आए थे ना जी। देखें, समझने की बात, Who was the DG of civil aviation उस टाइम पे मेरे ख्याल में एक एक्टिंग थे, हमदानी नाम था आई थिंक, जो कि उस टाइम पे उस इदारे को चला रहे थे। उस टाइम पे डीजी कोई नहीं था सिविल एविएशन, और उस टाइम पे ये बात हुई और वहां से वो नंबर आया, और नंबर कहाँ से चलता हुआ आया ये भी नहीं किसी को पता लगा। एक इंक्वायरी हुई थी जो पिछले 1.5-2 साल से पेंडिंग थी, उस इंक्वायरी की मेरे ख्याल में कंक्लूजन नहीं हुआ था, और फिर उसका किसी वजह से किसी के कहने के ऊपर एकदम उसका कंक्लूजन एक दिन के अंदर तैयार करके अगले दिन वो स्टेटमेंट लिख के आ गया। कहने का मकसद ये है कि उस टाइम पे एक SAPM होते थे प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ मिलकर हमने एक तकरीर का मुसवदा लिखा था, और वो बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड तकरीर हमने इसलिए लिखी थी क्योंकि गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी कि उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर 13 हादसा रिपोर्ट पेश करनी है। तो वो एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड लिखी इस वजह से थी बिकॉज इस तरह की रिपोर्ट्स इंटरनेशनली बहुत ज्यादा देखी पड़ी सुनी जाती है, और जो बाद में लेटर ऑन आप देखते हैं ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बनती हैं, वो उसके अंदर इनका हमेशा से रेफरेंस दिया जाता है। तो आप बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते हैं, आप कोई चीज उसमें नहीं डालते, आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं डालते। खासतौर पर इस तरह की कॉन्वर्सेशन के दोनों पायलट उस टाइम पे क्या बात कर रहे थे, ये प्योर सेंसिटिविटीज के खिलाफ है। ये नॉर्मली आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ठीक, तो वो एक लिखी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ी नहीं गई, और उसके बाद उसके कुछ अपने अंडरलाइंग फैक्टर्स लिखी गई और पढ़ी नहीं गई, बिकॉज वो नहीं तकरीर पढ़ी गई। अच्छा, वो तकरीर कोई फिर आके कुछ और पढ़ लिया, वो कुछ और होगी। ठीक है, और मेरे ख्याल में शायद उसकी पर इंटेंशन ये थी कि उस तकरीर के अंदर उनका या कुछ लोगों को और का जो उनके साथ उनका ख्याल ये था कि कोई नई चीज नहीं पता लगी, और वो नई चीज हम नहीं, क्योंकि देखें जब जहाज का हादसा हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो उसके विद इन मेरे ख्याल 1 or 2 days आपको पता लग गया था कि एग्जैक्टली उस जहाज के साथ हुआ क्या, और वो आया था। हालांकि पहले दिन तो बहुत ज्यादा चहमगोई और स्पेकुलेशन हुई, लेकिन तीसरे चौथे दिन तक आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई थी, और लोगों को एक्चुअली पूरा फैक्ट पता लग गया था। जो रिपोर्ट्स होती है ना, जो भी, और ये हादसा वो कराची वाले की बात कर रहे हैं जो कि पॉपुलेशन में जाके गिरा था। हाँ जी, हाँ जी। सो जब वो 2020 वाला हादसा, मई 2020 वाला, 22 मई 2020, बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन था। एनीवे, कहने का मकसद ये है कि उस तारीख को या उसके बाद जो वाकया हुआ वो आपको पता लग गया। जब भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि वो फैक्ट्स को नरेट करती हैं, वो ये नहीं कहती कि जी वहीद साहब उस टाइम पे जो थे वो किसी से गप लगा रहे थे, और अब्दुल्ला जो था वो रात को जो है वो पार्टी करके आया था, तो इस वजह से वो कर नहीं रहा था। वो नॉर्मली होते हैं कि इसने ये हुआ, इसने ये हुआ, ज्यादा वो ये कहेंगे कि जी पायलट का रेस्ट पूरा नहीं था या फलान नहीं था, लेकिन इस सिनारियो के अंदर तो ये चीजें नहीं थी। जब वो पूरी चीज आई तो आप सिर्फ फैक्ट्स को नरेट करते हैं, और आप ये बोलते हैं कि ये रिपोर्ट है, ये हुआ था, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में हुआ। आखिरी नॉर्मली मेरे ख्याल 10 या 12 मिनट जो पूरी उस हादसे को कॉज करने के फैक्टर्स हुए थे, आपने उन 12 मिनट को आपने एक्सप्लेन करना था, ठीक। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी सेंसेशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली आ गई, और उसका इम्पैक्ट ये है कि अभी और मैं और आप बैठ 200 अरब का नुकसान मुल्क को और इस कंपनी को, वरना ये अपने पाँव पे, यही वो वजह है ना जिसकी मैंने कहा ना कि ओवर द ईयर्स इट हैपेंड, इट्स नॉट वन डे कि IPIA यहाँ पे पहुंचा है। ये पिछले यानी 2 दहाइयों, जब से 2000 के बाद ज़्यादा तबाही जो है वो इसके अंदर आई है। मुझे ये बताएं कि हमारे पर एयरक्राफ्ट कितने वो हैं, एम्प्लॉइज़ हैं? अच्छा, अगर आप उसकी रेशो निकालें तो मेरे ख्याल आप 7000 को 33 पे डिवाइड करें तो मेरे ख्याल 200 समथिंग बनते हैं। एक चीज़ और, अगर आप मुझे यहाँ क्यों बचाया जाता है कि 500 हैं? नहीं, 500 नहीं है, 500 थे एक जमाने में, 560 भी थे।
अच्छा, एक चीज ना देखें, ये बार ये रेशो पूछी जाती है। हाँ। और अगर मैं थोड़ा सा अपने व्यूज के लिए कतर का बताया जाता है, आई डोंट नो, फिर आप करेक्ट, बिकॉज 133 है, टर्किश एयरलाइन 94, इतिहाद जो है 211, इसी तरह एमिरेट 231। इज इट करेक्ट? नहीं, इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। लेकिन मैं ना 30 सेकंड के अंदर इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन कर देता हूं। समझने की बात ये है कि एयरलाइन के अंदर आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ टू एयरक्राफ्ट रेशियो कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी जहाज के दरवाजे टू नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट रेशियो क्या हो सकता है, लेकिन कोई पैरामीटर नहीं है, बिकॉज आपके एयरलाइन के मॉडल पे डिपेंड करता है। बहुत सारी, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स आप ले लें, एमिरेट्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, 1 लाख से ऊपर उसका एम्प्लॉय, ठीक है, 1 लाख से ऊपर एम्प्लॉय बनिस्बत 250 जहाज। और आप उसके हिसाब से टर्किश एयरलाइन ले लें जो कि सिमिलरली साइज कंपनी है, यानी 300-350 जहाज है, लेकिन उसकी एम्प्लॉयज हाफ है। तो क्या आप ये मुझे कह सकते हैं कि जी एमिरेट्स लेस एफिशिएंट है टर्किश एयरलाइन से? नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज आपके मॉडल पर डिपेंड करता है। मॉडल के अंदर अगर आप बहुत सारी चीजें इन सोर्स की हुई, फॉर एग्जांपल मेरी ग्राउंड हैंडलिंग मेरी अपनी है, मेरी इंजीनियरिंग मेरी अपनी है, मेरा किचन मेरा अपना है, मेरा जो सपोर्ट फंक्शन है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, मेरा अपना है, मैंने आउटसोर्स नहीं किया, तो एम्प्लॉय मेरे हेड काउंट के अंदर आ। अगर ये मैं आउटसोर्स कर दूं तो मेरे पास तो सिर्फ कप्तान, केबिन क्रू, लिमिटेड नंबर ऑफ इंजीनियर और मैनेजमेंट को 10-15 बंदे बचेंगे। तो उस हिसाब से तो जी मेरी रेशियो 80 के ऊपर होगी इस टाइम। सही है। सो कहने का मकसद ये है कि रेशियो मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि जो एम्प्लॉय तो फिर ये क्या वजह है? ठीक है, मैं आई अंडरस्टूड, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, क्विकली मुझे ये बताएं कि फिर ये तबाही हुई कैसे है? मतलब वाई PIA इज 800 बिलियन का अगर, या 600 बिलियन का, जो कि अब एक अलहदा उसमें हेड में उसको डाल दिया गया, जैसे आपने फरमाया है, जो कर्जा है इसके ऊपर जो था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चढ़ता रहा, तो फिर ये हुआ कैसे इतना? देखें, वो तो आप वो है सफर 100 बरस का। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत इख्तिसार के साथ में बात बताता हूँ, बिकॉज बड़ा लंबा टॉपिक आपने बिल्कुल एंड में उठाया। बहुत इख्तिसार के साथ, हर बंदे का ना अपने जहन में एक आइडिया है कि जी PI का नुकसान का जरिया क्या, और चूंकि हम जिस महफिल में जाएं, नहीं, अगर नहीं है तो फिर कर्जे कहाँ से? नहीं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बंदे की अपना होता है। हमें जिस महफिल में जाए ना, लोग हमें बता रहे होते हैं, कोई कहता है जी नई एयर होस्टेस से रख लो, कोई कहता है नया जहाज ले लो, कोई कहता है ये कर दो, सारा मसला हल हो जाए। मेरे ख्याल में एक बात ये है कि हमने ना गुज़श्ता 2 दहाइयाँ या 22-23 ईयर्स हमने मुल्क के हालात की वजह से या इंतजामिया की वजह से हमने ज़ाया कर दिया। हम अपने प्रोडक्ट पे हम इम्प्रूव नहीं कर सके, हम डिसीजन नहीं टाइमली ले सके। सही। क्योंकि ये चीजें हमने नहीं की तो इवेंचुअली हम नीचे जाना शुरू हुए। जितना नीचे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, दूसरे ऊपर जा रहे हैं, तो गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गैप बढ़ने की वजह से अब सिचुएशन ऐसी है कि हम अब काफी पीछे रह गए और लोग आगे निकल गए। इस गैप को शॉर्ट करना इतना मुश्किल नहीं। ये किसने करना था? ये बहुत सारे लोगों ने करना था। देखें, मेरे से बंदा सवाल करता है आपको जहाज लेने से किसने रोका है? मिसाल में दे रहा हूँ, इस टाइम पे आप $3 लाख का अगर आप एक पुर्जा उठाए ना, तो उसके लिए आपको स्टेट बैंक से फॉरेन करेंसी कन्वर्जन लेनी पड़ती है। ठीक है, मेरे से किसी ने कहा कि जी आपके हमसाया मुल्क के अंदर 300-400 जहाजों को ऑर्डर हो गया, तो क्या पाकिस्तान में कोई इदारा अगर उठा ले, PI को एक प्राइवेट इदारा उठा ले, तो क्या वो 100 जहाजों को ऑर्डर नहीं दे सकता? मैंने कहा जी ऑर्डर देना एक और बात है, वो एक जहाज के पैसे जनरेट नहीं कर सकेगा फॉरेन करेंसी के अंदर। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि कैश फ्लो सिचुएशन हमारे इदारे की भी खराब है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मुल्क की भी खराब है। एयरलाइंस जो होती हैं इकोनॉमी का एक प्रोडक्ट होती है, अच्छी प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज की प्रोग्रेसिव एयरलाइंस होती हैं। एयरलाइंस को इन सम कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमी के ड्राइवर के तौर के ऊपर भी आपको देखा जाता है। दुबई की बात करते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करते हैं, जहाँ पे 5 एयरलाइनें बड़ी बन गई है ना, इकोनॉमी थ्राइव कर रही है। सिर्फ ऑयल इनकम नहीं है, लोग पैसेंजर किस तरह से आएंगे, लोग क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह होनी चाहिए ना, हाँ, there must be a reason yes, दुबई why हब है, people travel to Pakistan, दुबई टूरिज्म का भी हब है, तो दुबई दुनिया की बहुत बड़ी पोर्ट भी है। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट जितनी भी आती रही है, मतलब MD जिसको कहते थे एक ज़माने में, उसको चेयरमैन कहते थे, जब शायद साहब उसको लेट 90s के अंदर वो कर रहे थे, हेड कर रहे थे, बाद में वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको नाम आप कुछ भी दे दें, आप उसको जो है ना सूबेदार कह दें, हैं जी गवर्नर कह दें, कुछ भी, व्हाटएवर। My opinion is that the organization has a management, you know. It means कि the management was failing, या the policy makers were. देखें ना, मैनेजमेंट ने पॉलिसीज को चलाना है, पॉलिसी जो है वो हुकूमत ने बनानी है। बिल्कुल सही, पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आप पॉलिसी बना लें तो फिर पूरा इंडिपेंडेंस होना चाहिए उस पॉलिसी को अपनाने के लिए। ऐसे ही है, अगर आप मुझे पिछले 20 MD से ये पूछ के बताएं कि क्या वो इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी, Why they were there? नहीं, देखे ना, एक टेबल है जिसको मैंने मैनेज करना है,
हाँ, 6 बंदे आके दिन में मुझे कहते नहीं आप इस साइड पे नहीं, आप उधर जाके बैठ जाएं, नहीं आप दरमियान में बैठ जाएं, आप इस तरह जो है ना मैं आपको ना एक इंडिविजुअल बात बताऊं। मैं देखें, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि MDs दे हैव बीन ड्राइंग द सैलरीज, they were taking all the pricks and privileges. I'm sorry, it's a bit harsh, if they were thinking and they thought, they consider कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हर वक्त क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो जाके कुछ और कर लेते ना। मैं आपको 3-3, 4-4 साल, 2-2 साल, 1.5 साल की टेन्योर वो लगाते रहे हैं, उसके अंदर जहाज़ भी ख़रीदे जाते रहे हैं, मुझे याद है उनके लोगों के नाम भी मुझे याद है MDs के। तो ये तो फिर मतलब आप डिसऑनेस्टी की कोई एक लिमिट भी होनी चाहिए ना। आप इसको ना एक अपने बात के अंदर आपने इसका जवाब भी दे दिया। मुझे बताएं गुज़श्ता 12 साल के अंदर PI के कितने MDs थे? एक MD, आपको मैं कोई भी बिजनेस जाने की बात बोलूं, आपके ख्याल में 10 महीने 1 साल के अंदर आप बिजनेस बिल्कुल लशपश कर लेंगे? कम से कम 3 से 4 साल। कितने MD हैं जिन्होंने इतना टाइम किया? एवरेज एज अगर ये गुज़श्ता MD को निकाल दिया जाए तो एवरेज MD की जो लाइफ थी दैट वाज 10 मंथ्स, 11 मंथ्स। 10-11वें महीने के अंदर आपका MD या CEO चेंज हो। वो समझता है एक बंदा कि यार मुझे तो टोटल 10 महीने मिलने हैं, तो मैं जितना फिर अपना निज़ाम जो है चला सकता हूं। नहीं, उसको ये नहीं पता होता कि उसको पर्सनल निज़ाम चला सकता हूं, उसको फिर चलाता रहूं। नहीं, उसको ये नहीं पता होता था कि उसको 10 महीने मिलने। जी, ठीक है, वो अपनी तरफ से 3 साल का प्लान लेके आता था। पहले 6 महीने उसके लिए सिस्टम काम करता था, ठीक है, क्योंकि जो लोग उसको लेके आए होते थे वो उसको सपोर्ट करते। 6ठे महीने फिर सारे बोर हो जाते थे उससे अपेरेंटली। अब आप ये देखें जी, किसी को सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, किसी के ऊपर ECL में नाम उसका आ गया। ये मैं आपको अपने गुज़श्ता हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी इदारे के MD को फारिग कर दे एक सुओ मोटो नोटिस के ऊपर, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई बात, ठीक है। उससे पहले आप एक इल्जाम लगा दें कि आपका MD जहाज लेके भाग गया। क्या वो पायलट था? क्या वो बिल्कुल आंखें बंद करके जहाज उसने चाबी लगाई? पायलट्स भी थे जिनको MDs बनाया गया था। बनाया गया था। उनका कितना टेन्योर था? उतना ही था, ठीक है। सो कहने का मकसद उसके ऊपर ये है कि एक आपने किसी को एक तो टाइम नहीं दिया कि उतना ज्यादा को अपना अनवेल कर सके, प्लस वो इंडिपेंडेंस भी नहीं। इसीलिए जिस तरह आपने शुरू में मेरे से बात की थी ना, PI के अंदर लोग अभी जनरली मेरे ख्याल में शायद दे आर लुकिंग टुवर्ड्स कि यार कोई एक प्राइवेट कोई बॉडी आ जाए जो जरा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेके आए, थोड़ा कमर्शियल कंसिडरेशन के ऊपर इदारों को चलाए। आप कमर्शियल कंसिडरेशन पे इस इदारे को चलाएं, इस इदारे में बहुत ज्यादा। कितने लोगों को निकाला जाएगा? अगर उसके अंदर बुक के ये कोई अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना कि कितने अरसे में निकाला जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आज एक बंदा खरीद लेता है तो जो एग्जिस्टिंग 7,000 एम्प्लॉइज हैं उनका क्या बनेगा? अच्छा जी, ये डिपेंड करता है उसके अपने बिजनेस प्लान या विजन के ऊपर, ठीक है। अगर तो वो एक्सपेंशन के ऊपर आएगा, कोई भी आ रहा है और वो कहे जी मैंने एक्सपैंड करना है, ठीक है। एक्सपेंशन से मुराद ये कि नेटवर्क बढ़ाना है, फ्लीट बढ़ाना है, उसको और बंदे चाहिए, ठीक है, तो वो निकालेगा। अच्छा जी, अगर लेट्स सपोज कहता है कि नहीं जी मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट करके रीजनल कैरियर बनाना है, ठीक है, मेरे ख्याल 1500 से 1700 बंदे रिडंडेंट उसको मिलेंगे। ये वो बंदे हैं जिनको अगर वो नहीं निकाले तो अगले 2-3 साल में खुद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं, रिटायरमेंट अगर इनको आप गोल्डन हैंड शेक देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको सारी जो वो हैं उनके बेनिफिट्स हैं वो कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी या नया खरीदने वाला देगा? मेरे ख्याल में होल्डिंग कंपनी देगी, PI होल्डिंग कंपनी देगी। अच्छा। क्योंकि लाइबिलिटीज जो हैं वो सारी एम्प्लॉय लाइबिलिटी भी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर हुई है, जिसमें उनका यानी होल्डिंग कंपनी मीन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यस, द पेरेंट कंपनी ऑफ PIC। यानी नया बंदा जो है वो उनकी पेंशन्स नहीं देगा? नहीं देगा, उसको देनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, देखिए पेंशन तो हमारे और कितने टाइम पीरियड में निकालना है? सॉरी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। PI की पेंशन एक तो बहुत कम है, दूसरा ये कि वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती। ठीक है, PI की पेंशन एक फंड है, पेंशन फंड एक ट्रस्टेड फंड, एक ट्रस्टी फंड, ठीक है, उसके अंदर सारी कैरियर में लोग पैसे कटवाते रहते हैं और उसके बाद जो उसका प्रॉफिट होता है उससे पेंशन पे होती है। ठीक है, तो वो फंड तो एक जगह के ऊपर इंटैक्ट है। सही है। अगर वो कंपनी रखना चाहती है, फंड टाइप काम कहते हैं, अगर लेट्स सपोज अगली कंपनी कहती है कि जी मुझे ये 15, 16, 17 अरब रुपए आप दे दें, मैं इसको बेहतर चला के मैं इसमें से पेंशन पे कर सकती हूँ, हो सकता है वो रखें। अगर वो कहे कि नहीं जी मैं ये लाइबिलिटी नहीं पालना चाहती, तो होल्डिंग कंपनी के पास है, होल्डिंग कंपनी उसको इन एनी केस इन्वेस्ट करता है डिफरेंट जगहों पे और उसके प्रॉफिट से पेंशन पे करता है। PIA के लोग अभी भी फ्री फ्लाई करते हैं या पे करते हैं? टैक्सेस पे करते हैं ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स, लेकिन ये बात हमें समझ चाहिए दैट इज सब्जेक्ट टू लोड। ये जो लोग कहते हैं जी पूरी फैमिलीज को लेके बस पूरी जहाँ फ्लाइट जा रही है, अच्छे जमाने की बातें, यहाँ से जो है ना वो लाहौर तक गाड़ी जहाँ जिस शहर से गुजरती है वहाँ का बंदे बैठे होते हैं, उतर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर बैठते हैं। इज इट सो? नहीं, नॉट एनी मोर। इसलिए बिकॉज इवन दे यूज्ड टू बी अब फैसिलिटी भले अवेलेबल हो, लेकिन इतना महंगा काम हो गया है, वीजे,
ट्रैवलिंग कॉस्ट, एयरपोर्ट टैक्सेस, फिर कहीं पे जाना। पीआई के एम्प्लॉइज की इतनी ज़्यादा सैलरियाँ हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप अब नॉर्मली आप दुबई का ट्रिप भी लगाएं तो एक बंदा को 2.5-3 लाख रुपए बनता है, फैमिली को ले जाएं 10 लाख रुपए। तो वो अगर मैं कौन टिकट जाएगा? कॉस्ट निकाल लूं तो नहीं लोग अफोर्ड कर पाते। तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल तो हार्डली होता है। मैं अगर कभी मैं देख भी रहा हूँ एयरपोर्ट पे, या वैसे अगर मैं भी कभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको हार्डली एम्प्लॉय नजर आता है। लास्ट क्वेश्चन, बिडिंग के बाद अब क्या आप देखते हैं? मतलब गवर्नमेंट, जाहिर है कि वो जो कैबिनेट कमेटी है जिसको दार साहब हेड करते हैं, वही अब इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को वो करेंगे। डू यू थिंक कि इस तरह की ऑफर के ऊपर ये होगा कभी? देखिए, ये तो आई थिंक बिल्कुल भी एक वर्थ वाइल ऑफर नहीं है। अच्छा। इवन अगर आपने मौका उनको दिया था कि वो रिवाइज कर लें, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर आगे चल पाएंगे। देन अगेन गवर्नमेंट का फैसला वो जो भी ले, लेकिन आई थिंक कि शायद उस प्रोसेस को ख़त्म ना करें, रीस्टार्ट कर लें, और वो पैरेलल वो चलता रहेगा। इवेंचुअली वो उस जगह के ऊपर चले जाएं। हो सकता है पिछले वक्त के मुकाबले में इस दफ़ा वक्त कम लगे, बिकॉज बहुत सारी कंपनियों ने जो कि दोबारा इंटरेस्टेड उन्होंने ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी की हुई। तो अगेन ये वो क्वेश्चन है जिसका शायद गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जवाब दे सके, लेकिन आई थिंक पैरेलल प्रोसेस चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।